नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने सीखा था कि सर्किल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है और उनको हमने सीख लिया था। और उसके साथ साथ में इसकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और इसमें हम देखेंगे कि जो सर्किल है, सर्किल की जो थ्योरम्स हमने की थी उन थ्योरम्स का उपयोग करते हुए इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यदि एक वृत्त की रेडियस दी हुई है 13 सेंटीमीटर और इसकी जीवा की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इसके केंद्र से इस जीवा की दूरी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास कोई सर्किल है। इस सर्किल में इसकी रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है 13 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक कोई जीवा बना लेता हूं और इसको नाम दे दिया ए बी। इसकी जो लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ये वृत्त का केंद्र। और यहां से हमें पूछ रहा है कि इसकी जो परपेंडिकुलर, यहां से मैं इसमें क्या डाल दूं, लंब डाल देता हूं। ये इसका क्या था, वृत्त का केंद्र। और हमें दे रखा है कि जो वृत्त की रेडियस है वो कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये भी कितनी जाएगी 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ये दूरी, इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब हमारे पास गिवन है जो रेडियस है उसकी लंबाई दी हुई है 13 सेंटीमीटर और जो वृत्त का जीवा है, वृत्त की जीवा AB, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि जो इस पे ये मैंने क्या किया, उससे क्या कर दिया, इस पे परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं कि OD परपेंडिकुलर है कहां पे, AB। तो यहां से हमें जो प्रूव क्या करना है, हमें मान निकालना है कि OD का मान हमें फाइंड आउट करना है। ये OD का मान हमें फाइंड आउट करना है और ये इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं B नो डेट। हम क्या जानते हैं कि वृत्त के, ये थ्योरम हमने प्रूव भी किया था कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विबाहु। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यहां से हमने क्या किया, इस केंद्र से इस रेखा पे जीवा पे लंब डाला तो ये जीवा को क्या कर दिया, समद्विभाजित। अर्थात मैं क्या बता सकता हूं कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि AD इक्वल है DB बराबर है 1/2 AB। इसका मतलब इनका मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास AD का मान आ गया, BD का मान आ गया और हम जानते हैं कि ये क्या है, एक परपेंडिकुलर क्या है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं ट्राइंगल AOD में, AOD ये क्या है, ये त्रिभुज AOD एक समकोण त्रिभुज है। अतः मैं क्या बोल सकता हूं कि जो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और किसी भी एंगल के सापेक्ष लेते हैं, इस एंगल के सापेक्ष लेते, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया बेस और ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और यहां से हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और यहां से इसको लिख सकता हूं, ये बेस है इसका और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार
स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास क्या है, इनका नाम, मैंने इसका नाम लिख दिया ए ओ। इसी ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ से जो ओ ए क्या है, ए ओ का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, यहाँ से क्या हो गया ए डी प्लस ओ डी का होल स्क्वायर। कारण लिखना बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय। हमारे पास ए ओ का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आ गया 13 का होल स्क्वायर बराबर ए डी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का होल स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर का मान हमें फाइंड आउट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसको सोल्व करने पर, हम देखते हैं यहाँ से 13 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 40 स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 40 स्क्वायर इक्वल क्या गया 169 माइनस 25। तो यहाँ से इसको जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ गया 140, और यहाँ से मैं क्या किया ओ डी बराबर क्या गया √144, और 144 का मान हम जानते हैं कि कितना का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास ओ डी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और हमें यही फाइंड आउट करना कि इस केंद्र से इस जीवा की लंबाई फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से इस केंद्र से इस जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी जिनकी लंबाई क्रम से दी हुई है कि एक की 6 सेंटीमीटर दी हुई है, एक की 12 सेंटीमीटर दी हुई है, एक दूसरे की क्या है समानांतर है, तथा ये वर्त के दोनों जीवाएं हैं वो वर्त के क्या है केंद्र के एक ही ओर स्थित है, और इन दोनों जीवों के बीच की दूरी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो वर्त की रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये कोई वर्त है, ये वर्त का केंद्र है, और इस वर्त के केंद्र के एक ही और दो जीवाएं हैं वो कैसी है समानांतर, अर्थात इसके पैरेलल ये है। इसकी अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें दिया हुआ है एबी की जो लंबाई दी हुई है वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और सीडी की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें दिया हुआ है इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, अर्थात इन दोनों के जो बीच की दूरी आएगी वो आएगी 3 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, हमें इस जो सर्किल है इस सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जीवन है एबी, जीवा एबी की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और जीवा सी डी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है एबी व सी डी के बीच की दूरी दी हुई है, वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस का मान फाइंड आउट करना है। रेडियस का मान फाइंड आउट करना तो हम जानते हैं, मैंने क्या किया इस केंद्र से क्या किया इस पर परपेंडिकुलर लंब, तो ये दोनों पे लंब हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है इस केंद्र से ये दोनों पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन से इस पे लंब डालते हैं तो ये क्या करती है, हम जानते हैं कि यदि दो पैरेलल लाइन है अगर एक पे लंब डालो तो दूसरे पे क्या आता है होता है परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या होता है बराबर संगत कोण होते हैं। इस वजह से हमारा ये दोनों कोण क्या होंगे, अगर ये एक पे परपेंडिकुलर तो दूसरे पे क्या होता है ऐसा होता है परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये देख लिया कि यहाँ से मैंने क्या किया, रचना से मैंने क्या किया, केंद्र O से जीवा AB पर लंब डाला, AB पर लंब डाला, इसका मतलब यहाँ पे भी सौ तक लंब डल गया, अर्थात ये इसमें भी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। और क्या किया मैंने, बिंदु C को O से मिलाया और बिंदु A को क्या किया O से मिलाया। यहाँ पे ये बिंदु O नाम दिया, और जहाँ कट रही है इसको काट रही है यहाँ पे नाम दिया मैंने E, इसको नाम दे दिया X। और क्या किया मैंने रचना से कि बिंदु O को E तथा C तथा A से मिलाया।
मैंने ओ बिंदु को क्या किया, सी से मिलाया, और ओ बिंदु को किससे मिला दिया, ए से मिला दिया। अब यहाँ से हमें पता है इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। तो EF के जो EF आ जाएगी, EF का मान कितना आ जाएगा, EF इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ से मैं दूरी मान लेता हूँ कि यहाँ से वो जो OF की दूरी है, ये मान लिया मैंने 8 सेंटीमीटर। लेट क्या किया मैंने, जो OF है इसको मैंने क्या मान लिया, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से इनको 8 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। तो अब यहां से देखते हैं इस वाले ट्राइंगल COF एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, ट्राइंगल COF एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं बोधायन प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं कि OC का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। यहाँ किससे लिख सकता हूँ, ये बोधायन प्रमेय से मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक थ्योरम अभी जानते थे, हमने पढ़ा भी था कि यदि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजक। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि CF का मान होगा वो किसके इक्वल होगा, CF बराबर होगा FD इक्वल होगा 1/2 CD। और इसका कारण क्या है, बराबर कितना जाएगा, ये पूरी कितना था 12 सेंटीमीटर, तो ये इनका आधा कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार इस वाले फॉर्म में भी ये काम करेगा, AE बराबर है BE बराबर है 1/2 AB। ये कितना था 6, तो इनका आधा कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या होंगे, और इनका दोनों का कारण क्या होगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया तो जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित। तो इस कारण से ये क्या हुई, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया। तो यहाँ से ये कितना 12 सेंटीमीटर था, इनका मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पे मैंने जैसे OC क्या है, वृत्त की रेडियस, तो इसको मान लेता हूँ मैं R, और ये भी जो OA है ये भी क्या है, वृत्त की रेडियस, तो ये भी क्या होगा R। तो यहाँ से मैं इसको मानता हूँ कि OC का समीकरण 1 में मान रखने पर इनको दे दो समीकरण नंबर, इसको 2 दे दो, इसको समीकरण 3 दे दो। तो समीकरण 1 से यहाँ से देखो CF का मान कहाँ रखूंगा, समीकरण 1, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ से मैंने क्या कर दिया, CF का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो OC का मान कितना था, OC का मान था R स्क्वायर बराबर CF का मान कितना था 6, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OF का मान कितना था 8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया इसका मान, इसको इक्वेशन नंबर। ठीक इसी प्रकार कौन सा ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं, ट्राइंगल AOE से। यहाँ से देखते हैं EF बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो EF का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, ये EF का मान है, इन दोनों के मध्य की दूरी है। अब देखो, अब कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल AOE से। ट्राइंगल AOE एक क्या है, समकोण त्रिभुज। अतः यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बोधायन प्रमेय से AO का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। और ये कारण इसका क्या है, बोधायन प्रमेय। AO क्या है, वृत्त की रेडियस, तो इसको हमने क्या माना था R स्क्वायर बराबर AE, ये क्या है, कहाँ है AE कितना है, समीकरण नंबर 3 से देखो AE का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस OE, ये रहा OE, देखो यहाँ से ये कितनी थी अक्ष, और ये कितना है 3, तो ये टोटल कितना हो गया अक्ष प्लस 3 का।
यहां से इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 देखो, ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा, जब इनका एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस का मान। सॉरी, तो रेडियस का मान फाइंड आउट करेंगे तो यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं अक्ष स्क्वायर का मान समीकरण 4 इसको नहीं क्या करता हूं, 6 का स्क्वायर का, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर माइनस कितना हो गया 36 इक्वल क्या हो गया अक्ष स्क्वायर, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। इसको मैंने समीकरण 4, इसको सोल्व और करता हूं। तो यहां से जैसे सोल्व करेंगे, यहां से अक्ष का मान लिखो, अक्ष का मान कितना रहेगा आर स्क्वायर माइनस 36 अक्ष, यहां से ये अक्ष की जगह में ये रख दूंगा, तो इसको सोल्व कर दो, यहां से रूट में आ जाएगा, इसको रहने दो आप, थोड़ा लेंथी होगा इसे, इसको रहने दो आप। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 यहां से आर स्क्वायर का मान इसमें पुट अप कर दो, समीकरण 4 व 5, आर स्क्वायर का मान, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी आर स्क्वायर के, तो इनका एलएचएस पार्ट बराबर है तो आरएचएस पार्ट भी क्या होगा बराबर। तो यहां से क्या लिखता हूं 6 स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 3 का स्क्वायर। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस अक्ष स्क्वायर बराबर ये आ गया 9 प्लस अक्ष प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है अक्ष स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2x का मतलब कितना हो गया 6 2xy का। तो यहाँ से अक्ष स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये वो है 9 9 18 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये आ गया 18 बराबर कितना आ गया 6x। तो यहाँ से आ गया कितना आ गया, तो 6x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 3, और हमें यहाँ से मान फाइंड आउट करना था r का। हमारे पास x का मान आ गया, x का मान समीकरण 4 में रख दो चाहे 5 में रख दो, तो यहाँ से x का मान समीकरण 4 में रख दो तो इजी रहेगा, समीकरण x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे 4 में रखूंगा तो हमें पता है आर स्क्वायर का मान चाहिए, हमें आर का मान फाइंड आउट करना था क्योंकि वर्क की रेडियस यहाँ से कितना है 36 प्लस अक्ष का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान कितना आएगा 36 प्लस 9, तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ गया और आर का मान कितना आ गया 45 से। इस प्रकार हम रेडियस का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हो गया कंप्लीट, रेडियस का मान हमें फाइंड आउट करना था, ये रेडियस का मान। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में दो समान जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या करती है ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है कि चाप डी ए इक्वल है चाप सी बी, अर्थात हमें ये चाप इक्वल दिखाना है ये वाला चाप, और हमें हमारे पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन है हमारे पास कि जीवा ए बी इक्वल है जीवा सी डी, ये दिया हुआ है। और हम एक चीज जानते हैं कि समान जीवा के द्वारा जो अंतरित चाप होता है वो भी क्या होता है इक्वल होता है। तो इस जीवा ए बी द्वारा अंतरित चाप कौन सा है, चाप बी ए, तो यहां से मैं क्या लिखता हूं चाप बी ए इक्वल होगा चाप सी डी। इसका कारण क्या होगा, समान जीवा द्वारा अंतरित चाप भी समान होता है। तो यहां से क्या आ गया, चाप बी ए बराबर क्या आ गया चाप सी डी, तो यहां से ये चाप बी ए बराबर है चाप सी डी। अब दो चीजें बराबर होती है जब दो संख्या कोई भी बराबर हो, जैसे मान लिया कि 7 इक्वल है 7, अब इसमें से मैं दोनों में से उभयनिष्ठ संख्या कोई भी घटाता हूं, उभयनिष्ठ संख्या घटाने का मतलब इनमें से जैसे मैंने 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी दोनों संख्या क्या होगी बराबर होगी। अर्थात अगर मैं इन दोनों चाप में से अगर कोई उभयनिष्ठ चाप घटाऊं तो भी दोनों क्या होंगे बराबर। तो मैं इन दोनों में से क्या करता हूं, उभयनिष्ठ चाप बी डी के क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट करने पर मैंने क्या किया, दोनों में से चाप बी डी घटाने पर यहां से क्या आ जाएगा कि बी ए
चाप माइनस BD चाप इक्वल है CD चाप माइनस BD चाप, तब भी ये दोनों बराबर आएंगे। हम जानते हैं BA चाप माइनस BD, ये रहा BA चाप माइनस BD चाप, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, DA चाप बचेगा। कौन सा चाप बचेगा कि इस पूरे चाप में से मैंने क्या कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, DA चाप। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, DA चाप। तो ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे दिया हुआ CD माइनस BD, तो यहाँ ये रहा CD चाप माइनस BD चाप, तो यहाँ से जैसे इसमें से CD चाप में से मैं क्या करूँगा, BD सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मेरे पास कौन सा चाप बचेगा, CB चाप बचेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिखता हूँ कि CB चाप। और हमें यही सिद्ध करना था कि चाप DA बराबर चाप क्या होता है, CB, और तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम कोई भी चाप होते हैं उन चापों को क्या कर सकते हैं, बराबर प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवा AB बराबर जीवा CD है, अर्थात ये जीवा AB है, ये जीवा CD है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और क्या दिया हुआ है कि OM लंब है AB पर, अर्थात ये रहा OM, ये क्या है, AB पर परपेंडिकुलर है, ON किस पे परपेंडिकुलर है, CD पर परपेंडिकुलर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात ये एंगल OMN बराबर होगा एंगल ONM, ये बराबर सिद्ध करना है। और हम जानते हैं क्या हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास गिवन है कि जीवा AB बराबर क्या है, जीवा CD। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि समान जीवा की केंद्र से दूरी भी क्या होती है, समान। अर्थात अगर ये कोई दो जीवाएं हैं, जैसे ये जीवा है, ये जीवा है, अरे इनका केंद्र है, अगर ये दोनों जीवाएं बराबर है तो यहाँ से मैं OM ये N मान लूँ, तो ये OM बराबर क्या होता है, ON। ये थ्योरम हमने सिद्ध भी किया था, इसको प्रूव करके देखा था कि यदि कोई किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं और वो दोनों जीवाएं क्या है, इक्वल है, तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, समान होती है। तब हमें पता है कि ये वाला क्या है, वृत्त है और इसमें दो जीवा दी हुई है, ये दोनों जीवा कैसे दी हुई है, दोनों जीवों का मान क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ON बराबर क्या होगा, ON, OM बराबर होगा ON। और इसका कारण क्या दे सकता हूँ कि वृत्त में समान जीवों की केंद्र से दूरी भी समान होती है। यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि किसी वृत्त के अंदर समान जीवों के केंद्र से दूरी भी क्या होती है, समान होती है। जब जीवाएं दोनों इक्वल हो तो उनके केंद्र से दूरी भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से मैंने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल OMN की, ट्राइंगल OMN से। यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ कि यहाँ से हमें पता है कि ON बराबर क्या है, ON बराबर है ON बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या बोल सकता हूँ कि OM बराबर क्या है, ON। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उस समय कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो भुजाएं समान होती हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ कि इस वाली भुजा के सामने वाला कोण देखो, कौन सी भुजा के, OM भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये रहा ONM। तो एंगल ONM इक्वल है एंगल OM भुजा के सामने हो गया, ON भुजा के सामने कौन सा है, ONM। तो यहाँ से क्या लिखा, OMN। और यही हमें सिद्ध करना था, कि एंगल ONM इक्वल होता है OMN। तो यहाँ से दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि ये एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में O व O' क्या है, वृत्त के सेंटर है। और उसके साथ साथ में हमें दिया हुआ है कि AB
ये पैरेलल है किसके, ओ डैश के। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल क्या है, टू ओ डैश। हमारे पास दिया हुआ है ये एक क्या है, एक वृत्त है ये वाला, और ये वाला भी एक वृत्त है। और इन वृत्त के अलावा हमें दिया हुआ है कि ये जो है ओ, ये इस वृत्त का क्या है, सेंटर है, और ओ डैश क्या है, इस वृत्त का क्या है, सेंटर है। और यहाँ से इन दोनों से एक ये रेखा जाती है जो क्या है, ये एस सी क्या है, ओ डैश वाले वृत्त की क्या है, जीवा, और बी सी क्या है, ये ओ केंद्र वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। और यहाँ से क्या कर दिया, ओ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। हमें पता है कि ये वाली दोनों रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। दोनों रेखाएं पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से बता सकता हूँ कि जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों कौन से हो गए, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसे, समांतर, समांतर, तो ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। और हमें पता है यहाँ से ये इस पर क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है, लेकिन ये लंब दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और क्या दिया हुआ है कि यहाँ से मैं यही मान लेता हूँ कि ये ओ डैश किस पे लंब है, ओ सी पर। यहाँ से इसको सिद्ध करते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ वृत्त वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त द्वारा किस जीवा की रचना हो रही है, जीवा BC। ये रहा ओ वृत्त की जीवा कौन सी है, BC। तो ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा BC है, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त की जीवा क्या है, AC। ये वाली जो रेखा जीवा है, ये क्या है, ओ डैश वाले वृत्त की क्या है, जीवा है, और ये वाला क्या है, इस वृत्त की क्या है, जीवा है। यहाँ से मैं इस पे क्या डालता हूँ, ये लंब डाला, यहाँ पे लंब डाला हुआ है। इस लंब डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। लंब डालने पे मेरे को पता चल गया कि ये इस पे लंब है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के द्वारा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, समद्विभाजित कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो यहां से मैंने क्या किया कि OE परपेंडिकुलर किस पे है, BC पर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले वृत्त की जीवा, क्योंकि ये BC क्या है, इस वृत्त की क्या है, जीवा। यहाँ से मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर ही डाला, परपेंडिकुलर ये इस पे लंब है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि BE इक्वल है EC इक्वल है 1/2 BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार ये O डैश D है, ये किस पे लंब है, AC पर, क्योंकि AC भी क्या है, O डैश वृत्त वाले केंद्र की क्या है, जीवा है, और ये इस पे क्या है, लंब है। ये इस पे लंब है, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि ये वाली जो जीवा है, इस जीवा पे ये लंब है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसको समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि AD इसी प्रकार AD बराबर क्या है, CD इक्वल 1/2 AC। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमें पता चल गया कि ये AD और एक ये चीज और दी हुई, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं से यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला। जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो, और समांतर रेखा से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस पे लंब डाला और यहाँ से इस पे लंब डाला। तो यहाँ से अगर इनके बीच की दूरी ये है, तो ये और ये दोनों दूरी क्या होंगी, समान होंगी। समांतर रेखाओं की जो सामने आमने सामने भुजाएं क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो दोनों रेखाएं हैं समांतर है, और समांतर रेखाओं की यहाँ से ये क्या बन गया, ये इसके समांतर है, और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम क्या बता सकते हैं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने ये भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। हम क्या बता सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि AB पैरेलल है किसके,
ओ डैश के। तो यहाँ से क्या बन गया, ये इसके ओ डैश के पैरेलल है, तो यहाँ से ओ डैश ई डी, ओ डैश डी ई एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मैं ओ डैश इक्वल है ई डी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो ये क्या है, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई कि ओ डैश बराबर क्या है, ई डी। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये ई बराबर ये प्लस ये। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी बराबर लिख सकता हूँ, ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए डी या ए सी प्लस क्या लिख सकता हूँ, बी सी। ये लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी का मान क्या है, ए सी प्लस बी सी के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी बराबर क्या लिख सकता हूँ, ये रहा ए सी के बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर दूँ कि यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, ए सी के इक्वल, यहाँ से देखो ए सी के इक्वल लिख सकता हूँ। मेरे को क्या चाहिए, मान में हमें चाहिए क्या, ये रहा ए सी को क्या रख सकता हूँ मैं, सी डी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ये रहा समीकरण 3 से कि ए सी के इक्वल क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या हो गया 2 सी डी। तो यहाँ ऐसे समीकरण 2 व 1 से मान रखने पर तो समीकरण 2 से मैंने एस सी की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 सी डी। तो ये आ गया ए बी इक्वल क्या आ गया, 2 सी डी प्लस बी सी की जगह क्या रख सकता हूँ, 1/2 ई सी। तो ये 2 इधर चले गए, तो ये क्या आ गया 2 ई सी। तो यहाँ से ए बी का मान कितना आ गया, 2 ऑफ सी डी प्लस ई सी। यहाँ से ये आ गया सी डी प्लस ई सी का मान आ गया किसके बराबर, ए बी के इक्वल। और ए बी के इक्वल हम जानते हैं, ये रहा ए बी और ये रहा सी डी प्लस ई सी, ये रहा सी डी प्लस ई सी। सी डी प्लस ई सी क्या बन गया, ई डी। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ, ए बी बराबर क्या लिखता हूँ, 2 ऑफ ई डी। और समीकरण 3 से ई डी की इक्वल क्या लिख सकता हूँ, बाई समीकरण 3 से क्या लिख सकता हूँ, इस ई डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल क्या हो गया 2 ऑफ ओ डैश। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, एक दूसरी जीवा दी हुई है सी डी, उसकी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और ए बी पैरेलल है सी डी तथा ए बी व सी डी के बीच की दूरी दी हुई है 17 सेंटीमीटर। तो वर्त की रेडियस ज्ञात करो। जैसे ये कोई वर्त है और ये वर्त का केंद्र है, दोनों वर्त की 2 जीवाएं हैं, दोनों जैसे अलग अलग मान लेता हूँ कि ये एक वर्त की जीवा ये है, एक वर्त की जीवा ये है। ए बी का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, जीवा ए बी इक्वल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इस जीवा को नाम दे दिया मैंने सी डी। सी डी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ये इनका वर्त का क्या है, केंद्र है। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ और ये इस पर परपेंडिकुलर। यहाँ से इसको नाम देता हूँ एम, इसको नाम देता हूँ एन। तो मेरे पास जो एम एन है ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और मेरे को क्या ज्ञात करनी है, इस वर्त की रेडियस ज्ञात करनी है। यहाँ से मैं अगर क्या करता हूँ, रचना से इसको मिला दिया इससे, चाहे इसको मिला दो इससे, ऐसे भी कर सकते हो आप कि मैंने इसको इससे मिला दिया और एक क्या कर दिया था, इसको इससे मिला दो। किसी भी पॉइंट को एक वाले ऊपर वाले भुजा के किसी बिंदु को ओ से मिलाना है, एक नीचे वाले इस जीवा को केंद्र ओ से मिलाना है। तो यहाँ से जैसे मान लिया मैंने इनको मिला दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये यहाँ पे ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है।
जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से हमने लंब डाला था, यहाँ से भी हमने क्या डाला, लंब। तो ए बी का मान दिया हुआ था हमारे पास, कितना दिया हुआ था, ए बी का मान दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए एम का मान आएगा वो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार सी डी का मान दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, तो जो सी एन है, सी एन का मान कितना जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ से इसके कारण से क्यों डाला गया, लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि जो ए एम है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये सी एन है, ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इसको दे दो, यहाँ पे दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक ही बात यहाँ दे दिया। इसके बाद में हम जानते हैं कि ये वाला हमें क्या करना है, इसकी जो रेडियस है ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको ओ एन को क्या मान लेता हूँ, अक्ष, तो ये कितना हो जाएगा, होता ही 17 माइनस क्या हो जाएगा, अक्ष, क्योंकि ये टोटल लंबाई हमें कितना दिया हुआ है 17। तो ये इसको अक्ष माना, तो ये कितना हो गया 17 माइनस अक्ष। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ट्राइंगल कौन सा लेता हूँ, ट्राइंगल ए ओ एम से। ए ओ एम एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से जो बोधायन पर मैं तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि ए ओ स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। और कारण किससे, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से, बोधायन प्रमेय से ए ओ का स्क्वायर, ए ओ क्या है, वर्त की रेडियस, तो आर स्क्वायर, ये आर है, ये भी आर होगी। और यहाँ से ओ एम का मान कितना है 17 माइनस अक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एम का मान ये रहा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आर स्क्वायर का मान आ गया, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी प्रकार सी ओ एन, ये ट्राइंगल भी क्या है, सी ओ एन ट्राइंगल भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ ट्राइंगल सी ओ एन एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से भी मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो बोधायन प्रमेय से क्या लिखता हूँ कि सी ओ का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ सी ओ क्या है, वर्त की रेडियस आर स्क्वायर बराबर ओ एन का मान कितना है, अक्ष स्क्वायर प्लस सी एन का मान कितना है, यहाँ से दिया हुआ समीकरण 1 से सी एन का मान कितना है, 12 का स्क्वायर। तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। हमें पता है इक्वेशन 2 और 3 ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, ये भी आर स्क्वायर के इक्वल, अर्थात इनका आर एच एस मान बराबर है, तो एल एच एस मान भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 और 3 से, बाई इक्वेशन 2 और 3। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को क्या लगा सकता हूँ, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से इनका अगर एल एच एस पार्ट इक्वल है तो आर एच एस पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से 17 माइनस अक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर 25, यहाँ से आ गया अक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो ये 17 का होल स्क्वायर प्लस अक्स का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 34 अक्स प्लस 25 बराबर अक्स स्क्वायर प्लस 44 अक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इसको इधर भेज देंगे। ये 17 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 44 इक्वल कितना हो गया 24 अक्स। यहाँ से 17 का होल स्क्वायर होता है 289 प्लस 25 माइनस 144 इक्वल टू 34 अक्स। यहाँ से इनको ऐड करते हैं तो इनका सम किया तो ये आ गया 4 और ये आ गया 13 माइनस 144 इक्वल क्या आ गया 34 अक्स। इसमें से जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा ये 0 7 1 इक्वल क्या आ गया 70 34 अक्स। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अक्स का मान कितना आ गया 174y। तो यहाँ से इसको करेंगे 5 टाइम्स तो अक्स का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब हमारे पास अक्स का मान आ गया तो हम रेडियस का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 5 और सी एन का मान कौन सा था, तो यहाँ से हम जानते हैं ट्राइंगल कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ये रही इक्वेशन
3 में अक्स का मान रखने पर अक्स का मान जैसे ही रखा, यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर बराबर अक्स स्क्वायर का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया 144। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 169। तो आर बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से इसकी रेडियस हमने क्या कर ली, ये फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर क्या हो CD। अर्थात हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये कोई वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त पे 4 बिंदु दिए हुए हैं A, B, C और D, ताकि हमारे पास क्या हो जाए AB इक्वल क्या हो जाए, अर्थात AB इक्वल क्या हो जाए CD। ये AB इक्वल क्या है CD। तो ये हमारे पास दिया हुआ है कि ऐसे 4 बिंदु है वृत्त पर स्थित, जहाँ क्या है AB बराबर क्या है C। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जीवा में क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से जीवा AB इक्वल है जीवा CD। और हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है कि AC बराबर क्या होगा BD, AC इक्वल क्या होगा BD। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं कि समान जीवा के द्वारा अंतरित चाप भी क्या होता है, समान जीवा के द्वारा अंतरित चाप भी समान होता है। हमारे पास दिया हुआ क्या है कि जीवा AB बराबर क्या है, जीवा CD। तो जीवा AB बराबर है जीवा CD। तो इनके द्वारा अंतरित चाप भी क्या होगा बराबर, तो चाप AB बराबर है चाप CD। ये आ गया बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हमारे पास ये दोनों चाप इक्वल है और इनमें में उभयनिष्ठ चाप BC जोड़ने पर दोनों तरफ उभयनिष्ठ चाप BC जोड़ने पर यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि AB चाप प्लस BC चाप बराबर होगा CD चाप प्लस BC चाप। AB प्लस BC, ये रहा AB प्लस BC, तो ये रहा BC। और यहाँ से क्या आ गया CD प्लस BC, ये रहा CD प्लस इसमें मैंने क्या कर दिया BC ऐड कर दिया। तो चाप AB प्लस BC, ये रहा चाप AB प्लस BC चाप। तो यहाँ से क्या बन गया चाप AC बराबर CD प्लस BC, ये रहा CD प्लस इसमें मैंने क्या जोड़ दिया BC। तो ये चाप क्या बन गया BD। तो इससे क्या बन गया चाप BD। और हम जानते हैं कि अगर ये चाप बराबर है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, इनके द्वारा ये अगर चाप बराबर है तो ये दूरी भी क्या होती है बराबर। क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि समान जीवा के द्वारा अंतरित चाप समान होता है, तो समान चाप के द्वारा उनकी जीवा भी क्या होती है समान। तो यहाँ से हमारे पास ये चाप क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। चाप कौन सा, चाप AC इक्वल आ रहा है चाप BD। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AC बराबर क्या होगा BD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा AC इक्वल क्या हो जाएगा BD। और ये हमें सिद्ध करना था कि AC बराबर क्या है BD। तो यहाँ से ये हो गया AC बराबर BD। तो इस प्रकार हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। लिख देंगे यहाँ कि समान चाप के द्वारा अंतरित जीवा भी क्या होती है, समान चाप के द्वारा अंतरित दूरी भी क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया।